ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में मध्यस्थता पाकिस्तान जैसा देश करता है। विश्व गुरु कहाँ है? कहाँ है विश्व गुरु? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 आते आते भारत को विकसित देश बना। 2024-25 आते आते वो विश्व गुरु बन गए। अब भारत को विकसित देश बनाना है तो उसमें कौन सा झूठ काम करेगा कि वो जो टारगेट डेट है उसको इतनी दूर रखो कि न वो जिंदा रहेंगे ना हम जिंदा रहेंगे। कोई ना पूछने वाला ही नहीं होगा। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसने इंडिया का जो नेशनल अकाउंट जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, उसके ऊपर शक करते हुए उसको सी ग्रेड में डाला। इससे लोएस्ट केवल डी ग्रेड है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा आपके आंकड़े भरोसे के योग्य नहीं रहे। तो कहते हैं कि ये सरकार सरासर झूठ बोल रही है और आर्थिक आंकड़ों को गलत ढंग से पेश कर रही है। उन्होंने हमसे कहा घर के बाहर खड़े हो गए बर्तन बजाओ, तो हमने बर्तन बजाया। हमारी पत्नी यहाँ पर है, इनको अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि 30 दिन का समय दो, 30 दिन का, उसके बाद जिस चौक चौराहे पर कहोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, जो सजा दोगे मैं भुगत दूंगा। वो वादा वो भी भूल गए देश में। पिछले 2 साल में रुपए के टर्म्स में 3.25 लाख करोड़ रुपया देश के बाहर। आज हम अमेरिका के सामने इतने झुक गए, इतने मातहत हो गए कि जो आदेश आता है उसका हम पालन करते हैं सर नीचा करके। कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह नतमस्तक हैं अमेरिका के साथ। बेड़ियां जकड़ जकड़ कर उसने हमारे लोगों को भेजा और हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये उनका तरीका। हमारी सरकार में कितने पढ़े लिखे, प्रतिशोध की भावना से हमारे देश में जो राजनीति हो रही है वो अगर इसी तरह हमने चलने दिया तो फिर इस देश को भयंकर बर्बादी से कोई रोक नहीं पाए। अब ये जो क्राइसिस है इंडियन इकोनॉमी में, ये कोई ईरान, अमेरिका और इजराइल की युद्ध का परिणाम नहीं है। इस सरकार के कुबत के बाहर की बात है कि वो देश को इस संकट से बाहर निकाले। Therefore, मोदी मस्ट गो। मुझे नहीं पता था यहाँ आने के पहले कि कांग्रेस पार्टी में ऊपर पहुंचने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ा। लेकिन मुझे अगर पहले से भी पता होता कि प्रोग्राम दूसरे तल्ले पर है और सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेंगी और इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने भवन में लिफ्ट नहीं लगाया, तब भी मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आता। मैं आभारी हूँ सचमुच में आप लोगों का कि आपने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और मुझे आमंत्रित किया कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपके साथ कुछ विचार साझा करूँ। अभी हाल में और हमने प्रोफेसर अरुण कुमार जी को सुना। मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों से वो इस बात को हर मंच पे कह रहे हैं कि भारत सरकार के आंकड़े सही नहीं हैं और खास करके विकास के जो आंकड़े हैं वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। लेकिन इस बात की जितनी सुनवाई होनी चाहिए, इस बात को जितना महत्व मिलना चाहिए, वो दुर्भाग्य से नहीं मिल रहा है। और इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से जो प्रचार की आंधी आ रही है उसमें सच्चाई कहाँ गुम हो गई ये पता नहीं चलता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि अभी हाल में पिछले वित्तीय वर्ष के विकास दर के आंकड़े आए और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये तय किया कि वो उसका क्रेडिट लेंगे और देशवासियों को इसके लिए बधाई देंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो भारत का विकास दर था वो 7.7%। सच्चाई जो है वो आपने सुना प्रोफेसर अरुण कुमार जी से। लेकिन मैं अब इसके तहकीकात में जब जा रहा था यहाँ आने के पहले तो मैंने पाया कि नहीं, न केवल प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इन आंकड़ों पर शक करते हैं, इन आंकड़ों को झुठलाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी संस्था जो विश्व भर के देशों के उन्हीं के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर आकलन करती है कि किसका क्या ग्रोथ रेट रहा। उसने पिछले साल नवंबर में इंडिया का जो नेशनल अकाउंट जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आय और व्यय, वो जो नेशनल अकाउंट है उसके ऊपर शक करते हुए उसको सी ग्रेड में डाल दिया। क्यों प्रोफेसर अरुण कुमार? सी ग्रेड में डाल दिया
इससे लोएस्ट केवल डी ग्रेड है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब आपके आंकड़े भरोसे के योग्य नहीं रहे। अब हमारे यहाँ जो आजकल नई परंपरा चल चुकी है उसमें ये आपके हमारे ध्यान में लाने का काम उन लोगों ने नहीं किया जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई हम तक पहुंचाएं। और आईएमएफ ने कहा कि परसिस्टेंट मेथोडोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स हमारे देश के आंकड़े में है और इसलिए उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स में हमारे समकक्ष देश हैं, उनका भी आंकड़ा जैसे विकसित जो देश हैं यूएसए और यूके जिनका ए ग्रेड है, उसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी ए ग्रेड में रखे जाते हैं। केवल हम जो हैं वो सी ग्रेड में हैं और हमें इस बात पर कतई संतोष नहीं करना चाहिए कि चाइना भी सी ग्रेड। हम सब जानते हैं कि चाइना का सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसलिए चाइना से तुलना करके हम संतोष नहीं पा सकते हैं इस मामले में। तो अभी जैसा आपको प्रोफेसर अरुण कुमार जी और अनेक इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ जो कहते हैं कि ये सरकार सरासर झूठ बोल रही है और आर्थिक आंकड़ों को गलत ढंग से पेश कर रही है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं वित्त मंत्रालय में था तो जो व्यवस्था है हमारे देश में उसके अनुसार जो ये सब सांख्यिकी के आंकड़े आते हैं ना, वो 2 दिन पहले आ जाते थे वित्त मंत्रालय में। और वित्त मंत्री के ऐसे से मैं उन आंकड़ों को देखा करता था। कभी कभी बहुत निराशा होती थी। मैं जानता था पृथ्वीराज जी पार्लियामेंट में हैं और ये छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को, लेकिन मैंने कभी दिमाग में मेरी ये बात ही नहीं आई कि इन आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करो, इनको ड्रेसअप करो और ड्रेसअप करके आंकड़े जो हैं वो जनता के सामने पेश करो। ठीक है, अब आंकड़े हमारे अनुरूप नहीं है तो नहीं है, बल्कि आंकड़ों के पूरे कलेक्शन, कोलेशन, डिसेमिनेशन, इनको और सही करने के लिए और सरकार से उसको और दूर करने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। रंगराजन साहब उस समय डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके नेतृत्व में वो कमेटी बनी और हमने कहा कि ये पूरा आंकड़ा जो है इसको हम और कैसे सटीक कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करो। और उन्होंने अध्ययन करके रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर हम लोगों ने एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का निर्माण किया जो सरकार से दूर, सरकार के प्रभाव से दूर, इंडिपेंडेंट रूप से अपना काम कर सके। मुझे याद पड़ा अपने वो आईएएस के दिन, आंकड़े कहां से आते हैं? आंकड़े जिले में जो लोग होते हैं पोस्टेड पदाधिकारी, वो वहां से आंकड़े भेजते हैं। तो मैं देखा करता था जब मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था कि धान की फसल कैसी हुई कौन बताएगा? उस हल्के का जो कर्मचारी है वो बताएगा। किस आधार पर बताएगा? आई एस्टिमेशन। वो गांव में घूमेगा, देखेगा खेत में फसल कैसी है और उसके आधार पर कहेगा अच्छी है, बुरी है, 80% होगा, 90% होगा, 40% होगा। तो उस समय से मैं अवगत था कि आंकड़ों को जो जिस तरह हम उनका संग्रहण करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन जब सरकार ही उसमें भागीदार हो जाए तो फिर कौन क्या करेगा? मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं आने के पहले उन आंकड़ों को देख रहा था कि विकास कैसे होगा। विकास होगा जब पूंजी निवेश होगा, पूंजी निवेश होगा तब विकास दर आगे बढ़ेगा। अब हमारे देश में पिछले 10-12 वर्षों का आंकड़ा निकालकर मैं देख रहा था कि जो हमारा पूंजी, हमारे देश में जो पूंजी जमा होती है, जो इन्वेस्ट हम करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, वो लगभग स्टैग्नेंट है अराउंड 32% ऑफ द जीडीपी, 32, 33, 31। तो कोई भी
व्यक्ति जो इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी रखता है वो आपको बताएगा कि अगर हमारा ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं वही 32-33% है जीडीपी का, तो इसके आधार पर हमारा ग्रोथ रेट कितना होगा? हमारा ग्रोथ रेट होगा 6.5 से 7%, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आंकड़े बता दिया इन लोगों ने कि 8% हो गया, 9% हो गया, ये सब झूठे आंकड़े हैं। और उसके बाद तुर्रा ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 आते आते भारत को विकसित देश बना, 2024-25 आते आते वो विश्व गुरु बन गए। अब भारत को विकसित देश बनाना है तो उसमें कौन सा झूठ काम करेगा कि वो जो टारगेट डेट है उसको इतनी दूर रखो कि न वो जिंदा रहेंगे ना हम जिंदा रहेंगे। कोई ना पूछने वाला ही नहीं होगा कि भाई आपने ऐसा बोला था, बताइए क्या हुआ। तो विकसित देश बन जाएंगे। अब सारे अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अगर हमको सचमुच में विकसित देश बनना है 2047 तक, तो हर साल हमारा विकास का दर 8% प्लस होना चाहिए। और हमें 6-6.5%, 7% मैक्सिमम मान लीजिए झूठे आंकड़ों के आधार पर। तो क्या हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे 2047 तक? लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जनता को मूर्ख बनाओ, लगातार झूठ बोलते रहो। अब ये जो क्राइसिस है इंडियन इकोनॉमी में, ये कोई ईरान, अमेरिका और इजराइल की युद्ध का परिणाम नहीं है। ये जो क्राइसिस है वो पिछले 10-12 वर्षों की है और बिल्ट इन क्राइसिस है। कोविड हुआ तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री को तो जाके नहीं दोषी माना कि भाई आपने कोविड ला दिया। उन्होंने हमसे कहा घर के बाहर खड़े होके बर्तन बजाओ, तो हमने बर्तन बजाया। हमारी पत्नी यहाँ पर है, इनको अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, जैसा कुछ लोगों ने छोड़ दिया। तो हम दोनों बाहर निकल के बर्तन बजाए कि शायद इससे कोरोना भाग जाएगा। उन्होंने जो जो कहा वो हमने किया। उन्होंने 2016 में डिमोनेटाइजेशन ले आए वो, और डिमोनेटाइजेशन का जितना उन्होंने उद्देश्य सामने रखा देश के, उसमें से एक उद्देश्य भी हम हासिल नहीं कर पाए, एक भी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि 30 दिन का समय दो, 30 दिन का, उसके बाद जिस चौक चौराहे पर कहोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, जो सजा दोगे मैं भुगत दूंगा। वो वादा वो भी भूल गए, देश भी भूल गया। अब कोई बीजेपी वाला भी डिमोनेटाइजेशन की दूर दूर तक बात नहीं करता है, क्योंकि उसने समझ लिया कि कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज हुई, अब ये था कि उसके बाद हमारा विकास दर जो है वो शार्पली नीचे गिरा। 8% उसके पहले था, गिरकर वो उसके आधा 4% हो गया। अब इस समय क्या स्थिति है आपको अरुण कुमार जी ने बताया, लेकिन ये जो क्राइसिस है ईरान युद्ध की, ये तो 28 फरवरी को शुरू हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने बीते हैं, अभी जून का महीना है। लेकिन हमें याद है वो क्राइसिस पृथ्वीराज जी 1991, जब हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ कुछ दिनों तक सरकार में थे। एज यू आर अवेयर,
हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो घटते घटते मात्र 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए बचा, मात्र 2 हफ्ते का इंपोर्ट। अभी तो हम इतना बुरा नहीं, को ऊपर नियंत्रण लग गया। अब यहां मैं नहीं जानता हूं मुंबई में क्या हाल है, लेकिन मैं जानता हूं कि दिल्ली और खास करके हमारा जो प्रदेश है झारखंड, वहां पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलता है, ब्लैक में मिलता है, नहीं तो लाइन लगती है 30 दिनों की। राशनिंग ऑफ डीजल, जो वर्स्ट डेज में भी हमने 91 के नहीं सोचा कि राशनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करो, आज राशनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सरकार कर रही है। रुपया कहां चला जा रहा है, खोजते चलते हैं हम कि आज क्या हुआ। महंगाई कहां चली गई, छप्पर फाड़ महंगाई, जिसको कि हम आसमान में खोजते रहते हैं, नजर नहीं आता है। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि ये सारा मामला जो है, मुंबई में बैठे हैं, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, जैसा अरुण कुमार जी कह रहे थे, नेट एफडीआई का आउटफ्लो हो रहा है हमारे मुल्क से, आ नहीं रहा है, जा रहा है। मैं आंकड़े देख रहा था कि पिछले 2 साल में रुपए के टर्म्स में 3.25 लाख करोड़ रुपया देश के बाहर गया। आज जब दुर्दिन आते हैं, अंग्रेजी में कहावत है ना कि मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, तो ऊपर से ये एल नीनो आ गया। अब एल नीनो का बहुत कुप्रभाव पड़ने वाला है मानसून के ऊपर। मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी ओर फर्टिलाइजर शॉर्टेज है। सरकार कह रही है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो या मत करो, तो किसान निचोड़ेगा क्या और पहनेगा क्या। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में द कंट्री इज गोइंग टू फेस अनप्रेसिडेंटेड रूरल डिस्ट्रेस। और किसान किस तरह हमारे अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखता है, खास करके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, आप हम जानते हैं। अगर वो मुश्किल में पड़ेगा तो उस मुश्किल का पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो व्यापक असर है वो कितना गंभीर होगा, हम आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। अब ये देश के लिए ट्राइंग टाइम्स हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, when the going is tough, the tough get going। हमारे यहां क्या हो रहा है, when the going is getting tough, the cowards are running away। इससे देश नहीं संभलने वाला है। हम लोगों ने we have faced crisis in the past। अभी तो कोई दूसरा देश हमारे ऊपर सैंक्शंस तो नहीं लगा रहा है ना, प्रतिबंध तो नहीं लगाया है।
लेकिन अटल जी की सरकार में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो दुनिया के जितने शक्तिशाली देश थे सबने हमारे देश के ऊपर प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध। तो देश ने उसका मुकाबला किया। वो कोशिश कर रही है कि झूठ बोलकर अपना काम चला लो। अब आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थनीति है उसका कहीं ना कहीं काफी नजदीकी संबंध हमारी विदेश नीति से भी है। उससे हम अलग करके उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम अमेरिका के सामने इतने झुक गए हैं, इतने मातहत हो गए हैं कि जो आदेश आता है उसका हम पालन करते हैं सर नीचा करके। ये भारत जैसे महान देश को कतई शोभा नहीं देती है। ये हमारे लिए सचमुच बहुत ही लज्जा का प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह नतमस्तक हैं अमेरिका के सामने, और उसका असर अर्थव्यवस्था के ऊपर ट्रम्प टैरिफ्स रेज किए जा रहे हैं जो मर्जी में आता है। अगर वहां के कोर्स नहीं होते तो पता नहीं कितनी मात्रा में उन्होंने टैरिफ लगा दिया होता हमारे देश के ऊपर। लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत रोक लगी है, फिर भी उससे नुकसान तो हमारे ट्रेड का हो रहा है। तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? जब उन्होंने बेड़िया लगाकर हमारे लोगों को वापस भेजा अपने हवाई जहाज में, कोलंबिया जैसा देश लैटिन अमेरिका का खड़ा हो गया। उसने कहा कि नहीं, हम अपना प्लेन भेजेंगे, हमारा प्लेन तुम जिन लोगों को निकालना चाहते हो उन लोगों को लेकर आएगा। हमारे देश में तो इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया सामने। बेड़िया जकड़ जकड़ कर उसने हमारे लोगों को भेजा, और हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा? ये उनका तरीका है। अभी हाल में आज ही मैं देख रहा था अखबार कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ना ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में। मध्यस्थता पाकिस्तान जैसा देश कर रहा है। विश्व गुरु कहां है? कहां है विश्व गुरु? और जब हमारे विदेश मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा हम दलाली नहीं करते हैं। मतलब पंडित नेहरू जब पूरे विश्व के नेता बने थे, नॉन लाइन मूवमेंट शुरू हुआ था, हर कॉन्फ्लिक्ट को भारत सॉल्व करता था, तो हम दलाली करते थे उसमें। आज हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हम दलाली नहीं करते हैं। कहां से कहां देश जा रहा है पता नहीं। अब आपने सुना होगा कि आजकल समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैंने अपना जो भाषण तैयार किया था तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद नहीं ली थी। नहीं तो मैं कहता उस वेबसाइट पर जाकर कि भाई हमारी भाषा में हम आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, पुराने टेक्नोलॉजी जो शेयर्स हैं वो किस तरह धराम हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो भारत कहां खड़ा है? मुझे याद पड़ रहा था पृथ्वीराज जी कि जब ये कंप्यूटर वगैरह का जमाना आया तो वी ऑप्टेड फॉर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पर उतना ध्यान नहीं दिया हमने जितना देना चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम कंज्यूमर बन रहे हैं। हम उसको खुद प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि वो सिस्टम सारे हमारे देश में बने। तो चैलेंजेस जो हैं वो बराबर आती रहेंगी।
चैलेंजेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, उसके डील करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन फिर बात आती है, पढ़े लिखे लोग हैं क्या? हमारी सरकार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? मुझे याद है जब पृथ्वीराज जी थे पार्लियामेंट में, मैं था, ऑपोजिट साइड में थे, लेकिन एक दूसरे की बहुत इज्जत थी। मैं इनके जो अचीवमेंट्स है उनका सम्मान करता था। ये अनावश्यक रूप में लोग पर आक्रमण नहीं करते थे। कुमार केतकर जी, आप ही रहे हैं, पार्लियामेंट में कभी इस तरह की बात नजर नहीं आई कि जो ऑपोजिशन में है वो हमारा दुश्मन है। उसको हम बराबर जब तक समाप्त नहीं कर देंगे, जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हमको संतोष नहीं होगा। मैं आप सब लोगों से ये कह के जाना चाहता हूं उस पवित्र तिलक भवन में कि जो दिशा हमारी न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि हमारी राजनीति ने ले लिया है, प्रतिशोध की भावना से हमारे देश में जो राजनीति हो रही है, वो अगर इसी तरह हमने चलने दिया तो फिर इस देश को भयंकर बर्बादी से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने पढ़ा अखबारों में कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि अब वो जमीन पर उतरेंगे। और मैं आपसे आज कह के जाना चाहता हूं, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस कथनी को करने में नहीं बदला, आने वाले दिनों में, जो कि देश के लिए बहुत मुश्किल के दिन होने वाले हैं, अगर आप लोग जमीन पर नहीं उतरे, खेत खलिहान में नहीं गए, लोगों के साथ संवाद स्थापित नहीं किया, तो इस देश का भविष्य खतरे में है। उसको बचाने की जिम्मेदारी, जैसे आजादी की लड़ाई में देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के, उस समय के कांग्रेस पार्टी के ऊपर थी, उसी तरह आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि देश को इस गुर्बत से बचाएं, देश को सही रास्ते पर ले जाएं। और मैं मानता हूं कि इसका एक ही तरीका है, वो है सड़क पर उतरो। क्योंकि अब ऑफिसेज में बैठकर आंदोलन नहीं होगा, ट्विटर पर आंदोलन नहीं होगा, फेसबुक पर आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन होगा धरातल पर, आंदोलन होगा सड़कों पर। लाठी खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, जेल जाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, गोली चले तो उसकी परवाह नहीं करना है। लेकिन जनता तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि आज भारत, हमारा महान देश, भयंकर संकट में फंसा हुआ है और इस सरकार के कुबत के बाहर की बात है कि वो देश को इस संकट से बाहर निकाले। Therefore, Modi must go, and the sooner the better. The sooner the better. बहुत धन्यवाद।